नमस्कार दोस्तों। चाइना हमेशा से एक अग्रेसिव स्टेट रहा है। उसने हमेशा से नए नए कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दिया है, चाहे वो इंडिया से बॉर्डर इश्यूज हो गए, चाहे वो साउथ चाइना सी के इश्यूज हो गए। आपने देखा है कि किस तरीके से चाइना का रवैया हमेशा अग्रेसिव रहता है। कभी चाइना ने कोई मैप निकाला और इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी दिखा दिया, कभी उन टेरिटरीज का नाम बदल दिया। इस तरीके की चीज़ चाइना हमेशा से करते आया है। चाहे तिब्बत का, आपको पता है तिब्बत में कितना इशू है, तिब्बत को क्लेम करता है चाइना पूरी तरीके से। एक्चुअल में वो तिब्बत कभी चाइना का था नहीं। जब हम बात करते हैं साउथ चाइना सी की, तो साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन बना दिया और पूरी साउथ चाइना सी को बता दिया तो मेरी है। चाहे वो फिलीपींस की शिप को परेशान करना हुआ, ये सारे काम जो है वो चाइना करते आया है एशियन सब कॉन्टिनेंट में। अब वेस्ट एशिया में जैसे ही जाता है चाइना, जिसको फॉरेनर्स मिडिल ईस्ट कहते हैं, तो वेस्ट एशिया में चाइना पहुंचता है और वहां पर जाकर के अब वहां पे ईरान के साथ मिल करके पीस मेकिंग का काम कर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में। मतलब पीस मेकिंग वो भी कर रहा है कौन? चाइना। ये अपने आप में बात इतनी शॉकिंग खबर है कि आप खुद सोचो, जो चाइना हमेशा से अग्रेसिव स्टेट रहा है, वो अब पीस मेकिंग की बात क्यों कर रहा है? एक्चुअली हुआ क्या है, चाइना और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर हुसैन, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की फ़ोन कॉल पर डिस्कशन हुई। ये डिस्कशन बहुत सारी चीज़ों को लेकर की थी कि मिडिल ईस्ट में अभी सिचुएशन क्या चल रही है, कितनी ख़राब सिचुएशन है, कैसे इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करना है, कैसे डी एस्केलेट करना है। ये सारी चीज़ों पर उनकी फ़ोन कॉल पर डिस्कशन हुई और उसी फ़ोन कॉल से एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल रेडी हैं इस पूरे मामले को डी एस्केलेट करने के लिए। हम तो चाहते ही नहीं है पूरा मामला एस्केलेट हो, और जो हमने अटैक किया वो टिपिकली रिवेंज अटैक था। वहां पर किसी तरीके से हमने कोई अग्रेसर का काम नहीं किया है। ये बात खुद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर कर दी है। अब इस पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है वर्ल्ड अफेयर्स की टीम की तरफ से। आप एक बार ये अनाउंसमेंट सुनिए। यूपीएससी सीएससी 2023 का रिजल्ट फाइनली आ गया है। अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सारे कैंडिडेट्स को जिन्होंने साल भर इतनी मेहनत करके फाइनली अपना नाम यूपीएससी की होली पीडीएफ में देखा होगा। ये अनअकैडमी के लिए भी एक बहुत बड़ा ह्यूज सक्सेस है, बिकॉज ऑल इंडिया रैंक 1 जो आदित्य श्रीवास्तव सर हैं, वो अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्नर रहे हैं। उनके साथ साथ ऑल इंडिया रैंक 3 अनन्या रेड्डी मैम हैं, वो भी अनअकैडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्नर रह चुकी हैं। और उसके साथ साथ सृष्टि डबास मैम, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 6 आई है, वो भी ऑनलाइन की टेस्ट सीरीज का पार्ट रह चुकी हैं। बल्कि इतना ही नहीं, अनअकैडमी ने इस साल 300 से भी ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं और ये अनअकैडमी टीम के लिए बहुत बड़ा सक्सेस। लेकिन इस सक्सेस को हम अनअकैडमी की टीम जो है वो अपने वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहती है, और इसीलिए हमने अपना जो यूपीएससी सीएससी का कोर्स फीस था उसमें बिगेस्ट एवर ड्रॉप किया है। जो कोर्स हमारा 75,000 का था उसको हमने कम करके 29,999 का कर दिया है, विच इज ह्यूज। आप समझना कि आपको इतनी कम फीस में जो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो क्वालिटी कंटेंट दिया करेंगे। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमने एक वेबसाइट का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उस वेबसाइट पर जा करके इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर सकते हो। बस हाँ, ये एक बात ध्यान में रखना कि जहां पर आपको डिस्काउंट कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप ये डिस्काउंट कोड लिखिएगा APYT10। APYT10 आप जैसे ही लिखेंगे तो आपको फीस जो है वो पूरी डिस्काउंटेड फीस में पूरा कोर्स आपको अवेल हो जाएगा। आई होप आपने ये पूरी अनाउंसमेंट सुन ली होगी। नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। अब हम बात कर रहे थे कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई तो उन्होंने इस पूरे मामले को डीएस्केलेट करने को कहा है कि हम किसी भी तरीके से कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में किसी कंट्री के साथ नहीं जाना चाहते हैं। और ये बात बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज कि मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वहाँ पर जो ईरान एक अब क्योंकि मेजर स्टेक होल्डर बन गया है, उसके फॉरेन मिनिस्टर जब ऐसा स्टेटमेंट देते हैं दैट मीन्स कि दे आर नॉट रेडी टू गेट इनटू अ वॉर। तो ये बात बहुत अच्छी है। और इजराइल भी अब बिल्कुल सीज फायर के लिए अलाइन हो गया है। वो इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से परस्यू कर रहा है यूएस के साथ मिल करके कि सीज फायर पर अब साइन हो जाना चाहिए। अभी पूरा मामला अटका कहाँ पर हुआ है? वो पूरा मामला हमास के ऊपर अटका हुआ है और हमास इज़ वेरी मच सपोर्टेड बाई ईरान। बट ईरान जो है वो हमास को सीज फायर के लिए इसलिए प्रमोट नहीं कर रहा है क्योंकि पूरी टेंशन अगर रुकेगी तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सारी पावर डायनेमिक्स का चेंज होगा मिडिल ईस्ट के अंदर में। तो लेकिन ईरान खुद को डायरेक्टली इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व करना भी नहीं चाह रहा है। थ्रू हिजबुल्लाह, थ्रू हमास ये सारी चीज़ें चलती रहें, कोई इशू नहीं है, बट ईरान खुद डायरेक्टली इस मामले में नहीं पड़ेगा। और जब तक ईरान डायरेक्टली इस पूरे मामले में नहीं पड़ेगा तो ये पूरा मामला एस्केलेट नहीं हो सकता। क्योंकि आप समझिए, हमास और हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है, ये लोग इजराइल से ज़्यादा दिन लड़ नहीं पाएंगे। बट अगर ईरान एज अ कंट्री और इजराइल एज अ कंट्री लड़ते हैं तो ये पूरी चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं। तो इसलिए ये खबर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है कि ईरान अब इस पूरे मामले को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता है।
और आगे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे बात करते हुए कहा कि हम तो समझते हैं कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन कितनी सेंसिटिव है, और ये बात हमें बहुत अच्छे से पता। आप सेंसिटिव क्यों ये कह रहे हैं, देखो क्या है ना कि इस पूरे वॉर से सबसे ज़्यादा नुकसान आप समझो तो ईरान का ही है। क्यों ईरान का नुकसान है, देखो ईरान के अंदर में बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही हैं। इसके ऊपर कभी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की जो हमारी वीडियो है उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा खुद ईरान को भुगतना पड़ेगा अगर वो किसी वॉर में इन्वॉल्व होता है। अब क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, देखो कई सारे फैक्टर्स हैं उसके। एक फैक्टर ये भी है कि ईरान के ऊपर ऑलरेडी इतने सैंक्शंस लगा चुका है यूएन ने सैंक्शंस लगाए हैं, ईयू ने अलग से सैंक्शंस लगाए हैं, यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं। इतने सारे सैंक्शंस के बाद ईरान की जो इकॉनमी है वो ऑलरेडी काफ़ी ब्रेकिंग मतलब काफ़ी टूटी पड़ी है। तो उसको अपनी इकॉनमी के ऊपर अभी ध्यान देना है और उसको वो लोग रिवाम्प करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, ईरान की गवर्नमेंट। तो ईरान खुद भी जानता है ये चीज़ कि अगर वो किसी वॉर में जाता है डायरेक्टली तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स ईरान के लिए उल्टा हो जाएंगी। अब ये जो पूरा अटैक किया है, तो फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अटैक किया ही क्यों भाई, जब तुम्हारे यहाँ पर इतनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। ये अटैक देखो कुछ होता है, पब्लिक का ओपिनियन क्या है। अब जैसे ही ईरान के एम्बेसी पर अटैक हुआ, पब्लिक ओपिनियन वैसे भी इजराइल के खिलाफ है, ईरान की जो पब्लिक है। तो जैसे ही ईरान के एम्बेसी पर अटैक होता है और आईआरजीसी का जो कमांडर्स मारे गए थे ना, वो एक बहुत बड़ा इंस्टिगेटिंग फैक्टर था। आईआरजीसी के कमांडर्स की बहुत रिस्पेक्ट है ईरान के अंदर में। आईआरजीसी को ना एक तरीके से उसके नाम में भी है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, तो आईआरजीसी को एक तरीके से इस्लाम की सेना मानते हैं। और इसीलिए ईरान के अंदर जब आईआरजीसी के कमांडर्स की डेथ हुई तो ईरान के अंदर पब्लिक का ओपिनियन ये था कि रिवेंज लेना चाहिए इस चीज़ का, रिवेंज लेना चाहिए इस चीज़ का। तो ये जो अटैक किया है ईरान ने, उसको आप समझना कि पब्लिक ओपिनियन को, पब्लिक को एक मैसेज देने के लिए अटैक किया। उन्होंने अटैक किया, स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर अटैक किया, और ये बात उन्होंने साफ कर दी थी कि हम कभी किसी सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे। तो उन्होंने स्ट्रैटेजिकली अटैक किया। हालांकि इजराइल ने उस चीज़ को डिफेंड किया, और लेकिन ईरान ने अपनी जनता को एक मैसेज दे दिया कि भाई हमने अपना रिवेंज ले लिया है। अब रही बात चाइना की। अब चाइना जो है ना, चाइना ने दबा करके मिडिल ईस्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। देखो मैंने बताया था आपको कि मिडिल कॉरिडोर के थ्रू चाइना ने इतना पैसा डाल दिया है मिडिल ईस्ट के अंदर में कि उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो चाइना इसीलिए बहुत कंसर्न्ड है मिडिल ईस्ट को लेकर के कि यार यहाँ पर जो टेंशन्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर काम जो है ताकि तेज़ी से हो पाए। अगर ये वॉर चलता रहेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ज़्यादा खिंचेगा, तो चाइना का जो पैसा वहाँ पर डाला हुआ है, चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ इतनी सारी कंट्रीज में मिडिल ईस्ट की, वो सारा पैसा डूबना शुरू हो जाएगा। इसीलिए चाइना जो है वो इतना ज़्यादा कंसर्न्ड है, और चाइना इसीलिए गाज़ा के अंदर में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को परस्यू कर रहा है कि किसी तरीके से सीज फायर साइन हो जाए। और इसीलिए वो बार बार ईरान से बात कर रहा है, ईरान को पुश कर रहा है कि आप कोशिश करिए हमास से, आप कोशिश करिए हमास, हिजबुल्लाह, इन लोगों से बात करके इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसीलिए चाइना इतना ज़्यादा इस पूरे मामले को लेकर के कंसर्न्ड है। अब चाइना और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स ने बात करी है, वहाँ पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्कुल खुद को ईरान को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जो ईरान के एम्बेसी पर अटैक किया था इजराइल ने, उसको हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। वो बहुत गलत डिसीजन था और वो इंटरनेशनल लॉ का बिल्कुल वायलेशन था। तो इसलिए ईरान ने जो उसका रिवर्ट किया है, ईरान अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो काम यूएन को करना चाहिए था और अगर यूएन ने नहीं किया तो ईरान ने अपना रिवेंज लिया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और हम पूरी तरीके से चाइना के ईरान के साथ चाइना पूरी तरीके से खड़ा है। बल्कि चाइना ने आगे चल कर के ये भी बोला, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ईरान तो हमेशा से एक बहुत अच्छा देश रहा है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी है और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो काफ़ी शांति से रहता है, और उसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में शांति रहती है। भले ही वो यमन को पैसा देता हो, हुदीस को पैसा देता हो, हिजबुल्लाह को पैसा देता हो और हमास को पैसा देकर के खड़ा करता हो, चाहे इराक और सीरिया में मिलिशियास खड़ा करना हुआ, ये सब काम भले ही ईरान करता है, लेकिन ईरान एक अच्छा नेबरिंग कंट्री है और ईरान अपने नेबर्स के काफ़ी ख्याल रखता है बहुत अच्छे से। ये सारी चीज़ें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कही। अब आप समझो कि ये चाइना इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों है ईरान को लेकर के, इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है ईरान को, और क्यों चाहता है कि मिडिल ईस्ट में इतना टेंशन कम हो जाए। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। ये ग्राफ है चाइना और ईरान के ट्रेड का। ये ट्रेड जो है दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में 1992 से शुरू हुआ। आज की डेट में चाइना और ईरान सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं आपस में। मतलब ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना है। अब यहाँ पे आप इस पूरे ट्रेड में इंटरेस्टिंगली देखो ये ग्रीन वाली लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये ग्रीन लाइन है ईरान के एक्सपोर्ट की चाइना को। और ईरान क्या एक्सपोर्ट करता है चाइना को? सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है, ईरान के पास भर के है। और दूसरी ब्लू वाली लाइन जो है, वो ब्लू लाइन है ईरान जो इंपोर्ट करवाता है चाइना से, मतलब जो सामान इंपोर्ट कराता है चाइना से। ठीक, तो एक तरीके से आप समझ लो कि ब्लू लाइन है मतलब वो चाइना का फ़ायदा है और ग्रीन लाइन ईरान का फ़ायदा है। अब यहाँ पर आप देखो इंटरेस्टिंगली कि ये ट्रेड 1992 से शुरू हुआ और ये ट्रेड बढ़ना कहाँ से शुरू हुआ? साल 2000 और 2001 से। क्यों बढ़ना शुरू हुआ है आप समझ रहे हो? यहाँ पर यूएस ने और यूएन ने सैंक्शंस लगाए थे ईरानियन ऑयल के ऊपर में,
और ये साल 2000 और 2001 में जब सैंक्शंस लगाए ईरानियन ऑयल के ऊपर तो उसका प्राइस कम हुआ, और जैसे ही प्राइस कम हुआ आप देखो चाइना ने उसको आपदा को अवसर बनाया और ईरान के साथ ट्रेड करने लग गया, उसका ऑयल भर भर के खरीदना शुरू कर गया। क्यों? क्योंकि इसमें चाइना का फायदा था, कम पैसे में तेल मिल रहा था। और ये अपने पीक पर कहाँ पहुंचा? साल 2011 में। ये 2011 में सबसे ज़्यादा ऑयल चाइना जो है वो ईरान से खरीदना शुरू कर देता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि यूएस ने फिर से सैंक्शंस लगाए चाइना के ऊपर, ईरान के ऊपर, ईरानियन ऑयल के ऊपर में, क्योंकि उनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर के वो सारी इशूज़ हुए थे। उसके ऊपर कभी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की वीडियो में बात करेंगे कि ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस लगे क्यों, क्या है, इसके बारे में डिटेल में टॉक कर लेंगे हम। तो यहाँ पर आप इतना समझ लो कि ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शंस लगे, फिर से चाइना ने दबा करके ऑयल जो है वो मंगवाना शुरू कर दिया ईरान से। और इंटरेस्टिंगली आप देखिए कि 2015 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 2015 के बाद ऑयल मंगाना कम कर दिया चाइना ने, मतलब कंपैरेटिवली कम कर दिया। क्यों कम कर दिया आप समझना इस चीज़ को, क्योंकि 2015 में JCPO, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPO में जर्मनी, जो US, ये सारी कंट्रीज़ ने मिल करके ये साइन किया था और ईरान ने इसको साइन किया था। ईरान ने इस पर एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करेंगे, हम सिर्फ 20% यूरेनियम रखेंगे अपने पास, और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आएंगे, ईरान की फैक्ट्रीज को चेक करेंगे बाकायदे, कोई इशू नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर जब ईरान ने साइन कर दिया, क्योंकि उसका बहुत इकोनॉमिक लॉस हो रहा था इन सारे सैंक्शंस की वजह से, तो जैसे ही 2015 में JCPO में साइन किया ईरान ने, उसके बाद आप देखो कि चाइना, क्योंकि उसका ऑयल का प्राइस दोबारा से रिवाम्प हो गया, अपने प्राइस पर आ गया, सारे सैंक्शंस जैसे ही हटे, चाइना ने उससे ऑयल खरीदना कम कर दिया। और इंटरेस्टिंगली आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि धीरे धीरे यहाँ पर आप देख रहे हो ये ब्लू वाला ग्राफ जो है वो काफ़ी कम है, पर धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया है, बढ़ना शुरू हो चुका है ईरान में। दैट मीन्स अब इंटरेस्टिंगली साल 2022 में आप देखो कि ये ट्रेंड जो चल रहा था, जहाँ पर ईरान बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा था चाइना को, आज की डेट में मतलब आप देखिए कि चाइना के लिए बहुत बड़ा मार्केट बन गया ईरान। और इसीलिए इसी मार्केट के लिए, मार्केट भाई, मार्केट में टेंशन होगी, मार्केट में पैसा नहीं होगा तो चाइना का सामान बिकेगा कैसे? वहाँ के लोग के पास जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी तो खरीदेंगे क्यों? तो ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए चाइना इसीलिए इतना ज़्यादा कंसर्न है, बिकॉज ईरान उसके लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट है। अब यहाँ पर पहली बार किसी चीज़ को लेकर के चाइना और इंडिया एक पेज पर आए हैं। चाइना भी चाहता है मिडिल ईस्ट में शांति हो जाए, इंडिया भी चाहता है वेस्ट एशिया में शांति हो जाए। क्यों शांति हो जाए? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शांति का सबसे बड़ा कारण है कि हम भी तो चाहते हैं कि हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है वो जल्दी उसका काम हो। अभी काम काफ़ी स्लो है। पहली मीटिंग अभी UAE के साथ में फिक्स हुई है अप्रैल में, अभी पहली मीटिंग फिक्स हुई है। आप समझिए कि इतना बड़ा कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, उसको बनने में कितना साल लगेगा। तो इसलिए इंडिया भी ये चाहता है कि IMEC कॉरिडोर का काम शुरू हो जाए, ताकि ये काम कब शुरू होगा? जब ये सारी टेंशन जो है मिडिल ईस्ट की वो खत्म होंगी। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि चाइना किस तरीके से डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।